अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी कौन सी है जो आपकी और मेरी हम सबकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, तो शायद आपका जवाब होगा एप्पल, गूगल या फिर फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा। लेकिन इन सभी कंपनी से भी ज्यादा पावर ब्लैक रॉक के पास है और दुनिया के सारे बिजनेसेस को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। सिर्फ एक इंसान जो जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन या सी जिनपिंग नहीं बल्कि ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस न्यूज हेडलाइन पर नजर डालिए। जियो और ब्लैक रॉक मिलकर भारत के $500 बिलियन की एएमसी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने की तैयारी में है। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो हमारी इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट को मैनेज करती है। अब जियो और मार्केट डिसरप्शन के रिश्ते के बारे में तो हम सभी जानते हैं और देश का बच्चा बच्चा मोटा भाई की कंपनी जियो से वाकिफ है। लेकिन आखिर ये ब्लैक रॉक कौन है जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के खेल को बिगाड़ने की बात कर रहा है? आपको बता दूं कि हमारे देश भारत की जीडीपी $3.18 ट्रिलियन है, यानी कि भारत के 140 करोड़ लोग मिलकर 365 दिनों में $3.18 ट्रिलियन कमा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक अकेले ही $9.4 ट्रिलियन यानी कि भारत के जीडीपी से 3 गुना ज्यादा एसेट को मैनेज करती है। ये इतना ज्यादा पैसा है कि मुकेश अंबानी, जो भारत के सबसे अमीर इंसान हैं, उनकी सारी दौलत इसका केवल 1% है। दुनिया में सिर्फ 2 ही देश यूएसए और चाइना की इकोनॉमी ब्लैक रॉक के द्वारा मैनेज किए जाने वाले एसेट से ज्यादा है और अमेरिकन इकोनॉमी का तो 50% हिस्सा यही कंपनी संभालती है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2022 के दौरान मार्केट में हुई उथल पुथल के कारण ब्लैक रॉक ने $1.7 ट्रिलियन गवा दिए थे और ब्लैक रॉक के लिए ये महज 18% वेल्थ थी। लेकिन दुनिया में सिर्फ 11 ही ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी $1.7 ट्रिलियन से बड़ी है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें ब्लैक रॉक की शुरुआत और इसके इतिहास पर नजर डालना होगा। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है 2 नवंबर साल 1952 से, जब लॉस एंजलिस यूएसए की एक जूइश फैमिली में लैरी फिंक का जन्म हुआ। लैरी फिंक की स्टडीज के बारे में बात करें तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से बीए किया और फिर रियल एस्टेट से एमबीए। इसके ठीक बाद साल 1976 में वो फर्स्ट बॉस्टन नाम के एक न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक को एज ए सिक्योरिटी ट्रेडर ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब पॉलिटिकल साइंस से होते हुए एमबीए और फिर फाइनेंशियल मार्केट। लैरी की स्टडीज और उनका करियर काफी डाइवर्सिटी से भरा हुआ था और शायद यही कारण है कि आज के समय में वो पॉलिटिक्स और पैसे को पूरे बैलेंस के साथ कंट्रोल करते हैं। खैर, कहानी पर वापस लौटे तो फर्स्ट बॉस्टन में लैरी एक सिक्योरिटी ट्रेडर से मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। लैरी सिर्फ 31 साल की उम्र में ही मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके थे, जो फर्स्ट बॉस्टन की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया। ऐसे एस्टिमेट्स किए जाते हैं कि साल 1976 से 1986 के बीच लैरी ने अपने कंपनी को $1 बिलियन से भी ज्यादा कमाने में मदद की थी। वो अपने करियर में उस हाईएस्ट पोजीशन पर थे जहां ज्यादातर लोग उन्हें फर्स्ट बॉस्टन का फ्यूचर सीईओ मान रहे थे। लेकिन साल 1986 का एक क्वार्टर ऐसा गुजरता है जब लैरी इंटरेस्ट रेट की एक गलत प्रेडिक्शन कर बैठते हैं, जिसके कारण फर्स्ट बॉस्टन और उसके इन्वेस्टर्स को $100 मिलियन का लॉस झेलना पड़ता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर फर्स्ट बॉस्टन लैरी के पास्ट कंट्रीब्यूशन और कंपनी को डेडिकेट किए गए 100 सालों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और लैरी फिंक को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देता है। लेकिन लैरी अपनी जिंदगी में आए इस अनएक्सपेक्टेड मोड़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। उस समय लैरी फिंक की दोस्ती रॉल्फ स्लास्टाइन नाम के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से हुआ करती थी, जो शेयरसन लेहमैन ह्यूटन नाम की इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ काम कर रहे थे। साल 1987 की एक शाम दोनों एक ही फ्लाइट में टकराते हैं। इसी दौरान रॉल्फ लैरी को अपनी जॉब के प्रति डिससेटिस्फैक्शन के बारे में बताते हैं और दोनों साथ मिलकर कुछ नया शुरू करने का प्लान करते हैं। तय होता है कि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स के अराउंड एक इन्वेस्टमेंट फर्म की शुरुआत करेंगे। अब लैरी को इस बात का मलाल तो जरूर था कि फर्स्ट बॉस्टन के लिए $1 बिलियन कमाने के बावजूद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन लैरी ये भी अच्छी तरह समझते थे कि कंपनी को हुए लॉसेस की वजह भी उन्हीं की लापरवाही ही थी। इसीलिए लैरी इस बार प्रॉफिट के अलावा फंड्स की सिक्योरिटी और रिस्क को भी बेटर एनालाइज करके चलने का फैसला लेते हैं। अगले कुछ दिनों में लैरी अपने कई पुराने साथियों से मिलते हैं और उन्हें अपने आइडिया के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट थे रॉबर्ट कैपिटो, जो फर्स्ट बॉस्टन में लैरी के राइट हैंड कहे जाते थे। और कुछ इस तरह साल 1988 में लैरी फिंक अपनी नई बॉन्ड इन्वेस्टमेंट फर्म की शुरुआत करते हैं। अब लैरी की टीम तो जबरदस्त बन चुकी थी, लेकिन उनके पास अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। ऐसे में लैरी फिंक स्टीव श्वार्ज़मैन से कांटेक्ट करते हैं, जिन्होंने 3 साल पहले ही ब्लैकस्टोन ग्रुप नाम के एक प्राइवेट इक्विटी फर्म की शुरुआत की थी। लैरी फिंक स्टीव को अपने नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, जिसके बाद ब्लैकस्टोन ग्रुप $5 मिलियन की फंडिंग देकर लैरी के नए बॉन्ड बिजनेस में 50% की पार्टनर बन जाती है।
अब क्योंकि उस समय ब्लैकस्टोन ग्रुप एक फेमस ब्रांड था और लैरी के बिजनेस में वो 50% के पार्टनर भी थे, तो लैरी अपने बिजनेस का नाम ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखते हैं। लैरी के प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस और उनके नए पार्टनर ब्लैकस्टोन ग्रुप का मार्केट में अच्छे नाम के कारण ये कंपनी बड़े क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने में सफल होती है और उनका ये बिजनेस बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ लेता है। अपनी शुरुआत से सिर्फ 6 महीने के बाद वो 2.7 बिलियन डॉलर्स के एसेट को मैनेज कर रहे थे, जो 1992 तक 17 बिलियन डॉलर्स और 1994 तक 53 बिलियन डॉलर्स हो जाते हैं। हालांकि साल 1994 में कुछ ऐसा हुआ जो लैरी के बिजनेस के लिए एक और टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वो प्रॉफिट कैसे कमाएं, वो किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करें, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका यूज वो स्टॉक और क्रिप्टो दोनों में ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो। एंड इन सभी सवालों का जवाब है लॉन्गहॉर्न एफएक्स। लॉन्गहॉर्न एफएक्स वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये आपको क्रिप्टो पेयर्स, स्टॉक्स एंड डाइसेस एज वेल एज कमोडिटीज में ट्रेड करने का ऑप्शन देते हैं, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर ट्रेडिंग नीड्स। लॉन्गहॉर्न एफएक्स के कई एडवांटेजेस हैं, जैसे कि 24/7 कस्टमर सपोर्ट। इसके अलावा ये आपको ऑफर करते हैं MT4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो विंडोज, एंड्रॉइड, iOS और वेब के लिए अवेलेबल है। लॉन्गहॉर्न एफएक्स एकेडमी में आप इनके कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल कॉन्टेंट को एक्सेस करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स एंड मार्केट इंसाइट को सीखकर अपने ट्रेडिंग गेम को बेहतर बना सकते हैं, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स। एंड गेस व्हाट, अब आप इनके फ्री डेमो अकाउंट का यूज करके बिना किसी रिस्क के उनकी सुविधाओं को आजमा सकते हैं। ये एक तरह का प्रैक्टिस एरिया है जहां आप असली पैसे का यूज किए बिना ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा जब कॉस्ट की बात आती है तो लॉन्गहॉर्न एफएक्स चीजों को सिंपल एंड क्लियर रखता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस या कमीशन के बारे में नहीं सोचना। इसके अलावा आप इस प्लेटफॉर्म को दूसरों को रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब वन प्लेस फॉर अर्निंग वाया मल्टीपल स्ट्रीम्स। सो गाइस, एनहांस योर ट्रेडिंग जर्नी बाय लॉन्गहॉर्न एफएक्स। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करिए एंड अनलॉक अ वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। हालांकि साल 1994 में कुछ ऐसा हुआ जो लैरी के बिजनेस के लिए एक और टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल लैरी फिंक मार्केट के सभी टैलेंटेड एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के साथ जोड़ने के लिए उनको सैलरी के साथ साथ उस कंपनी में इक्विटी भी दे रहे थे, जिससे वो पूरे डेडिकेशन के साथ काम करें और कंपनी की प्रोग्रेस को अपनी प्रोग्रेस के साथ जोड़कर देखें। लेकिन दोस्तों, इस बीच ब्लैकस्टोन ग्रुप की इक्विटी जो शुरुआत में 50% हुआ करती थी, वो डाइल्यूट होते होते अब 35% पर पहुंच चुकी थी। स्टीव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ब्लैकस्टोन ग्रुप लैरी के बिजनेस में अपनी कमांडिंग पोजीशन को लूज करता जा रहा था। ऐसे में स्टीव एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती कहा जाता है। स्टीव श्वार्ज़मैन लैरी की कंपनी में अपने 30% स्टेक्स को $240 मिलियन में बेच देते हैं और उनसे अलग होने का फैसला कर लेते हैं। अब यूं तो ब्लैकस्टोन ग्रुप सिर्फ 5 मिलियन के इन्वेस्टमेंट पर $240 मिलियन की एग्जिट ले चुका था, लेकिन अगर आज उनके पास ये स्टेक होते तो इसकी वैल्यू $50 बिलियन के लगभग होती। खैर, ब्लैकस्टोन ग्रुप के जाने के बाद लैरी के बिजनेस को एक नया नाम मिलता है, जो था ब्लैक रॉक, और इसके साथ ही वो बॉन्ड्स के अलावा पेंशन फंड्स में भी डील करने लगते हैं। ब्लैक रॉक उस समय ऐसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा था कि उन्हें किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 1 अक्टूबर 1999 को ब्लैक रॉक अपना IPO लाती है, जिस दौरान उनको $900 मिलियन की वैल्यूएशन और $14 की स्टॉक प्राइस दी जाती है। दोस्तों, साल 1998 से 2000 के बीच जब .com बबल अपनी पीक पर था, तब अमेरिकन इन्वेस्टर्स एक ऐसे इन्वेस्टमेंट फर्म की तलाश में थे जो उनके पैसों को सिक्योरिटी दे पाए, और उनकी ये खोज ब्लैक रॉक पर आकर खत्म हुई। इसने ब्लैक रॉक को और भी आगे बढ़ाया और उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट $165 बिलियन पर पहुंच गए। ब्लैक रॉक ग्रोथ की गाड़ी पर ऐसे ही सवार रही और साल 2014 तक वो $4 ट्रिलियन के एसेट के साथ दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर बन गए। आज की बात करें तो साल 2023 में ब्लैक रॉक $9 ट्रिलियन से भी ज्यादा के एसेट को मैनेज कर रही है, जो अमेरिकन इकोनॉमी का लगभग 50% पार्ट है। लेकिन अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि ब्लैक रॉक को दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी का दर्जा दिया जाता है, और कैसे ये हम सभी की लाइफ को कंट्रोल कर रहा है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लैक रॉक दुनिया की हर मेजर कंपनी और हर एक फील्ड में इन्वेस्टमेंट करके बैठी है। सुबह आपकी आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक आप जो कुछ भी यूज करते हो, हर चीज में ब्लैक रॉक कुछ न कुछ शेयर जरूर रखती है। आज हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल और मेटा जैसे जिन टेक कंपनीज के बुने जाल में फंसे हुए हैं, इन कंपनीज में ब्लैक रॉक अपना शेयर रखती है। इसके अलावा टेस्ला, एनवीडिया, क्वालकॉम, वीजा, मास्टरकार्ड, बर्कशायर हाथवे, पेप्सी, कोका कोला, एडोबी, ओरेकल, मैकडॉनल्ड और जो भी बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम आपके दिमाग में आ सकता है, उन सभी में ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ ही अमेरिका के सबसे मेजर बैंक्स में भी ब्लैक रॉक अपने शेयर्स रखती है।
अमेरिका से भारत वापस आए तो इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा, मारुति सुजुकी, लार्सन एंड टर्बो, महिंद्रा, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक जैसी 42 कंपनीज में ब्लैक रॉक का बड़ा स्टेक मौजूद है। आप इंडियन मार्केट में ब्लैक रॉक के एक्सपोजर ब्रेकडाउन पर नजर डालिए। फाइनेंस से लेकर IT इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी, हेल्थ केयर और रियल एस्टेट में भी ब्लैक रॉक ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है। ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक चीज पर कंट्रोल रखती है। छोटी कंपनीज और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जिस पर हमारे किसान लोग निर्भर हैं, वहाँ भी ब्लैक रॉक अपनी सुपरमैसी रखता है। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एम्प्लॉयज की सैलरी से गवर्नमेंट जिस पैसे को पेंशन फंड के नाम पर काटती है, उसका क्या होता है? दुनिया की ज्यादातर गवर्नमेंट्स के लिए इन्हें भी ब्लैक रॉक ही मैनेज करता है। इसके अलावा डिफेंस बजट, सॉवरेन वेल्थ फंड और ऐसे ही कई गवर्नमेंटल फंड्स भी ब्लैक रॉक अपने कब्जे में रखती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस देश के लिए इन्हें फंड्स मैनेज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ये उनको मैनेज करने वाली कंपनी में ही स्टेक्स खरीद लेते हैं। ब्लैक रॉक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को आप इस बात से समझ सकते हैं कि साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से अमेरिका को निकालने के लिए भी सरकार ने सबसे पहले इन्हीं के हाथ जोड़े थे। और जानते हो, ब्लैक रॉक ने यहाँ पर भी अपना फायदा खोज ही निकाला। उस समय अमेरिका की कई कंपनीज बैंकरप्ट होने वाली थी, जिसमें वो कंपनीज भी शामिल थी जिनमें खुद ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया हुआ था। ऐसे में जब अमेरिकन गवर्नमेंट ब्लैक रॉक को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड को रिलीज करती है, तो ब्लैक रॉक इनमें से मेजॉरिटी ऑफ फंड्स उन कंपनीज को बचाने में लगाता है जहां उनका खुद का प्रॉफिट हो रहा था। साल 2020 में कोरोना पैंडेमिक के बीच जब अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में खलबली मची हुई थी, तब भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने ब्लैक रॉक की तरफ ही रुख किया था। अब इनमें से ब्लैक रॉक का कितना फायदा हुआ, ये अलग डिबेट का विषय है, लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि ब्लैक रॉक और लैरी फिंक ने दोनों ही मौकों पर अमेरिकन इकोनॉमी को सक्सेसफुली रेस्क्यू करके दिखाया है। ब्लैक रॉक का भौकाल इतना ज्यादा है कि चाइना, जो आज के समय पर अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल माना जाता है, वो भी इस कंपनी का अपने देश में रेड कारपेट के साथ स्वागत कर रहा है। ब्लैक रॉक ही वो पहली फॉरेन कंपनी बनी थी जिसने चाइना की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कदम रखा था। और ये इतनी खास बात इसलिए है क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर विदेशी पावर्स की पकड़ से हमेशा बचती आई है। ब्लैक रॉक ने ऐसी कई चाइनीज कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है जिसे खुद उनके देश अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच जहां दुनिया की बाकी कंपनीज सेफ पोजीशन तलाश रही थी, वहीं 28 दिसंबर 2022 को ब्लैक रॉक ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ मिलकर यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में अपने कंट्रीब्यूशन की अनाउंसमेंट की थी। अब दोस्तों, इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि जब ब्लैक रॉक इतनी बड़ी और इन्फ्लुएंशियल कंपनी है जो दुनिया के हर एक इंसान को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, तो आखिर मीडिया में इसका नाम सुनने को क्यों नहीं मिलता? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों ने तो ब्लैक रॉक का नाम आज पहली बार सुना होगा। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि ब्लैक रॉक दुनिया के सामने ऐसा छिपा रुस्तम बना हुआ है? सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि दुनिया के 90% मीडिया पर ब्लैक रॉक अपना कंट्रोल रखता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, टेलीविजन न्यूज चैनल्स या फिर सोशल मीडिया। कहने का मतलब है कि अगर ब्लैक रॉक का नाम मीडिया में नहीं लिया जाता तो इसमें भी कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक की ही मर्जी छिपी है। दरअसल मीडिया में आने का मतलब ये है कि सभी लोग ब्लैक रॉक की ही बात करेंगे और उनके हर छोटे बड़े कदम की हेडलाइंस ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाई जाएंगी, जो कि ब्लैक रॉक बिल्कुल नहीं चाहता। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसको जितना ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलता है, उसको लोगों के सामने उतना ही एक्सपोजर भी मिलता है, और ऐसे में उस कंपनी की पॉलिसीज का विरोध करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मोदी जी कल के दिन पाकिस्तान पर कब्जा कर लें और मीडिया वाले इस खबर को चलाए ही ना, तो शायद सालों तक आपकी इसकी कानों कान खबर ही नहीं होगी। वैसे दोस्तों, क्या इस वीडियो से पहले आप ब्लैक रॉक के बारे में जानते थे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस का खेल अब कैसे खत्म होने वाला है, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।